एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक डेप्रिसिएशन समझेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से समझना है। जब हम बिजनेस फॉर्म के लिए कोई फिक्स एसेट्स जैसे मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट परचेज करते हैं, तो समय बीतने के साथ साथ इस फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम होते जाता है। फिक्स एसेट्स के वैल्यू में आने वाले इस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसे हम समझते हैं। यहाँ हम बिजनेस फॉर्म के लिए एक एसी परचेज करते हैं 60,000 रुपीज में। 5 साल यूज करने के बाद यह एसी कूलिंग करना बंद कर देता है, तो हम सोचते हैं कि इस एसी को मार्केट में सेल कर दें और एक दूसरा एसी परचेज कर लें। जब इस एसी को हम मार्केट में सेल करने जाएंगे, तो क्या कोई इसका हमें 60,000 देगा? इसका कोई हमें 60,000 नहीं देगा, क्योंकि इस एसी को हम 5 साल तक यूज कर चुके हैं। इस एसी के बदले कोई मुश्किल से हमें 5,000 देगा। यहाँ हम ध्यान देंगे कि 60,000 के वैल्यू का एसी 5 साल तक यूज करने के बाद आफ्टर 5 ईयर सिर्फ 5,000 के वैल्यू का रह जाता है। तो यहाँ पर 60,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 55,000। यहाँ हमारा 60,000 का एसेट्स 5 साल तक कांस्टेंट यूज करने के बाद सिर्फ 5,000 का रह गया है। इसके वैल्यू में 55,000 की कमी आई है। तो एसेट्स के वैल्यू में जितने की कमी आई है वह हमारा डेप्रिसिएशन है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि डेप्रिसिएशन सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर ही लगता है। टेंजिबल एसेट्स वह एसेट्स होता है जिसको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे मशीनरी, फर्नीचर, ईटीसी। टेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में आए कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स वह एसेट्स होता है जिसे हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, उसे हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके वैल्यू में आई कमी को हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स ऐसा एसेट्स जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से मिला है, जो हमें नेचर प्रोवाइड किया है। जैसे कोल, माइंस, ट्रीज, ईटीसी। वेस्टिंग एसेट्स के वैल्यू में आए कमी को हम डेप्लीशन कहते हैं। इस तरह जब कोई टेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में कमी आएगी उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। जब किसी इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में कमी आएगी उसे हम अमोर्टाइजेशन कहेंगे। और जब वेस्टिंग एसेट्स के वैल्यू में कमी आएगी तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब हम कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन समझेंगे कि क्या कारण है कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन फर्स्ट हो जाएगा
कांस्टेंट यूज। जब किसी एसेट्स का हम कांस्टेंट यूज करते हैं, निरंतर उपयोग करते हैं, तो वह घिसता है, टूटता फूटता है, तो उससे उसकी प्राइस में कमी आती है, उसकी वैल्यू में कमी आती है। दूसरा, पासेज ऑफ टाइम। समय बीतने से भी एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है। जैसे आज अगर आप शोरूम से कोई बाइक खरीद के लाते हो और उसे बिना यूज किए 1 महीने के बाद उसी शोरूम में बेचने जाते हो, तो जिस प्राइस पे आप उस बाइक को परचेज किए हो, वह प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगा, हमेशा आपको रीसेल वैल्यू ही मिलेगा। इस तरह समय बीतने से भी एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है। तीसरा, ऑब्सोलेसेंस मीन्स अप्रचलन। किसी भी कारण से मार्केट में एसेट्स का आउट ऑफ डेट हो जाना, जैसे नई टेक्नोलॉजी का मार्केट में आना या टेक्नोलॉजी का अपग्रेड होना, इससे पुराने टेक्नोलॉजी का डिमांड मार्केट में कम हो जाता है, इससे भी एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है। चौथा, एबनॉर्मल रीजन। कभी कभी आग लग जाने से, एक्सीडेंट हो जाने से भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर होता है जो कि डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है। यहाँ हम बिजनेस फॉर्म के लिए एक मशीनरी परचेज करते हैं। इस मशीनरी का परचेज प्राइस 50,000 है। अब इस मशीनरी को फर्म तक लाने के लिए हमें ऑटो वाले को 1000 पे करना पड़ा, तो यहाँ पर फ्रेट हो जाएगा 1000। अब जब इस मशीनरी को हम फर्म में ले आए हैं, तो इसको यूज करने के लिए इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन चार्ज 2000 लग रहा है, तो यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन चार्ज लिखेंगे 2000। यहाँ हम 50,000 मशीनरी को परचेज करने में पे कर दिए हैं, 1000 हमारा मशीनरी को लाने में एक्सपेंस हो गया, और 2000 मशीनरी का इंस्टॉलेशन में हम खर्च कर दिए हैं। टोटल खर्च हमारा 53,000 का हुआ है, और इसके बाद यह मशीनरी रेडी फॉर यूज हुआ है, तो मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 नहीं होगा। मशीनरी को परचेज करने से लेकर मशीनरी को रेडी फॉर यूज तक लाने में जो भी एक्सपेंस हमारा हुआ है, उस सब को हम ऐड करने के बाद मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट निकालते हैं, तो यह 53,000 हमारा ओरिजिनल कॉस्ट हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि यह जो मशीनरी है, इसको हम 10 साल तक प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। हम जो ये मान लेते हैं कि 10 साल तक यह मशीनरी हम यूज कर सकते हैं, यह एसेट्स का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है। हम यहाँ मान रहे हैं कि 10 साल तक इस मशीन को प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं, तो यह इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो गया। इसको हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स कहते हैं। 10 साल तक इस मशीनरी को यूज करने के बाद यह मशीनरी हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू 0 नहीं होगा।
इसको जब हम सेल करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि 10 साल के बाद जब इस मशीनरी को हम सेल करेंगे तो हमें 5000 मिल जाएगा। इस अमाउंट को हम मशीनरी का स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। इसी को हम सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं और इसी को हम एस्टिमेटेड रेसिजुअल वैल्यू भी कहते हैं। इस तरह जब एसेट्स को हम उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद सेल करते हैं और उससे जो प्राइस हमें मिलता है उसे हम स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू या एस्टिमेटेड रेसिजुअल वैल्यू कहते हैं। अब हम डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालते हैं। Depreciable cost is equal to cost of assets minus scrap value of assets। यहाँ कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा 53,000 है, हम 50,000 नहीं लिखेंगे। एसेट्स को रेडी फॉर यूज तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंस हम किए हैं उस सब को हम उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगा 53,000 और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारा है 5,000। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा 48,000। यह हमारा 10 ईयर का डेप्रिसिएबल अमाउंट है। क्वेश्चन में आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स दिया हुआ रहेगा, स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन समझेंगे। थैंक यू।